हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पी के आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं JVVNL इलेक्ट्रिकल पेपर सॉल्यूशन का पार्ट दूसरा। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पी के आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन 51। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है दोस्तों, यदि एक संधारित्र प्रकार की पंखे की मोटर में कुंडलन की कुल संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कुंडलन की संख्या क्या होगी। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, अगर मान लिया, तो उसमें जो टोटल कुंडलन है, कुंडलन की संख्या है दोस्तों 16 है, तो प्रत्येक समूह में कुंडलन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों। तो प्रत्येक समूह में हो जाएगी दोस्तों कुंडलन की संख्या 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नीचे दिखाया गया चित्र निम्न में से कौन सा वक्र इंगित करता है। तो ये जो चित्र दिखाया गया है दोस्तों, ये किस प्रकार का वक्र इंगित करता है। तो ये करता है दोस्तों पेंचदार कुंडलन वर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों। एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े दो कुंडलन सिरों के बीच की दूरी क्या होती है। एक ही अगर जुड़े सेगमेंट के बीच की दूरी की दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ये जो दूरी होती है इसको हम लोग को बोलते हैं दोस्तों फ्रंट पिच। ठीक है, अगला, यदि वक्र में कुंडलन का समूह होता है और एक ही केंद्र होता है तो इस वक्र को क्या कहते हैं। एक अगर कुंडलन का समूह है और एक ही वक्र केंद्र है, एक ही केंद्र होता है तो उसे केंद्र है केंद्रित वक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 3 फेज वाइंडिंग में फेज के बीच वक्र फेज विस्थापन होनी चाहिए। 3 फेज जो वाइंडिंग होती है उसमें तीनों फेज वाइंडिंग के बीच में कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए दोस्तों, वो होता है 120 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक स्टेटर की विद्युत डिग्री क्या होती है, स्टेटर की इलेक्ट्रिक डिग्री क्या होती है। तो ये होती है दोस्तों थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स एंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों की कम अगर रिलेशन में देखेंगे तो थीटा थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है, तो थीटा मैकेनिकल बराबर होता है दोस्तों 2 थीटा इलेक्ट्रिकल बाई पी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्री में रिलेशन ये होता है दोस्तों, एंड थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर अकेला होता है 180 डिग्री इंटू टोटल नंबर ऑफ पोल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 180 डिग्री इंटू ध्रुवों की संख्या। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाफ वेव संशोधक को किसकी आवश्यकता होती है, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर को किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को एक डायोड की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपकरण AC पावर को DC पावर में परिवर्तित करता है। तो अल्टरनेटर, जनरेटर, संशोधक, ट्रांसफार्मर या ट्रांजिस्टर। तो जो संशोधक मतलब जो रेक्टिफायर होता है वो AC को DC में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। DC जनरेटर के कम्यूटेटर की सफाई के लिए निम्न में से कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है। तो DC जनरेटर के कम्यूटेटर की सफाई के लिए दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन। और दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो आप अंत तक देखा करें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वोल्टेज स्टेबलाइजर का मूल कार्य क्या प्रदान करना है। तो स्टेबलाइजर का क्या कार्य होता है दोस्तों कि लोड को स्थिर वोल्टेज की आपूर्ति प्रदान करना। ठीक दोस्तों, लोड को अंत तक स्थिर वोल्टेज की आपूर्ति प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, यदि एक साइन तरंग AC वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्ट है तो इसका RMS मान क्या होगा। यहाँ पे दिया है दोस्तों आई मैक्स दिया है 10, सॉरी वी मैक्स दिया है 10 वोल्ट। तो यहाँ पे RMS निकालना है, तो VRMS क्या होता है दोस्तों, साइन वेव का VRMS होता है VM/√2। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/√2 को जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 1.414। तो ये हो जाएगा 0.707 वोल्ट। ठीक है, ये RMS मान आ जाएगा, VRMS जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7.070। ऑप्शन वी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कि वाल्ड न्यूलार कंट्रोल मूल रूप से एक नियंत्रण विधि है। किस प्रकार की नियंत्रण विधि है दोस्तों। तो ये एक प्रकार से आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन से जनरेटर का इस्तेमाल आर्क वेल्डिंग में किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम की रफ्तार से चल रहा है, अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो नई रफ्तार क्या होगी? शंट जनरेटर, जैसे अगर हम लोग जनरेटर का जो फॉर्मूला होता है उसका जनरेटेड ईएमएफ का, ई नॉट बराबर क्या होता है? ZN P phi/60 A। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग स्पीड एंड फ्लक्स में रिलेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। अगर फाई हम यहाँ नीचे ले आएंगे, सारी चीज़ें कांस्टेंट मानेंगे, तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। अब क्या कह रहा है कि अगर फ्लक्स को वो आधा कर दे, फ्लक्स को अगर आधा कर देगा तो स्पीड हम लोगों की क्या हो जाएगी दोस्तों? एन वन मान लिए, ये एन मान ली, और एन वन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5, चूंकि 1/, बराबर हो जाएगा एन पहले से, तो एन वन मान ली, नई जो स्पीड है वो हो जाएगी 2n, मतलब स्पीड जो है वो दुगनी हो जाएगी। तो जब 1000 आरपीएम पे चल रहा था, फ्लक्स अगर आधा कर देंगे तो इसकी जो नई रफ्तार है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2000 आरपीएम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक डीसी मोटर की रफ्तार का सीधा अनुपाती होता है। एक डीसी मोटर की जो रफ्तार है वो किसके सीधा अनुपाती होती है? तो डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ का दोस्तों हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? ZN P phi/60 A। मोटर और जनरेटर में दोस्तों जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है उसमें जनरेटर के लिए हम लोग किसी भी जनरेटर के लिए दोस्तों ई नॉट लेते हैं, एंड मोटर के लिए बैक ईएमएफ ईबी लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग ईबी और स्पीड के बीच में निकालेंगे रिलेशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है? ये बैक ईएमएफ के। ठीक है, तो हो जाएगा बैक ईएमएफ के सीधे समानुपाती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इनमें से दोस्तों डाइवर्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों किसमें? सीरीज मोटर में। ठीक है, डाइवर्टर का इस्तेमाल ओनली सीरीज मोटर में किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग अगर डाइवर्टर का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। ठीक है, ठीक है, एंड शंट मोटर में रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडक्शन मोटर में स्क्विंग का क्या फ़ायदा इनमें से कौन सा है? इंडक्शन मोटर में स्क्विंग का फ़ायदा इनमें से कौन सा होता है? तो सबसे पहले स्कीइंग करने से क्या होता है दोस्तों? शोर कम करना, शोर कम हो जाता है, ये भी सही है दोस्तों। मोटर का संचालन आसान बनाना, ये भी होता है। चुंबकीय लॉकिंग की प्रवृत्ति को कम करना, मैग्नेटिक लॉकिंग भी दोस्तों कम हो जाती है। रोटर और स्टेटर वाइंडिंग के बीच प्रभावी परिवर्तन अनुपात को बढ़ाना, ये भी हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा इन सब ये सब हो जाता है फ़ायदा स्क्यूइंग करने से इंडक्शन मोटर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक 3 फेज वाले स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज इसके फेज वोल्टेज के गुना के बराबर होता है। कितने गुना के बराबर होता है दोस्तों? स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो दोस्तों हम लोग जानते हैं VL लाइन वोल्टेज क्या होता है? VL बराबर √3 V फेज, तो √3 का 1.732 V फेज, तो कितने गुना? फेज के 1.732 गुना के बराबर होता है लाइन वोल्टेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम में। अगला क्वेश्चन, हेयर ड्रायरों में इनमें से कौन सी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो हेयर ड्रायर में दोस्तों कौन सी मोटर यूज होती है? तो ये होती है दोस्तों सेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ठीक है, हेयर ड्रायरों में सेडेड पोल इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से उपकरण का इस्तेमाल सर्किट पर रुकावट डाले बिना करंट को मापने के लिए किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों बिना रुकावट डाले, ये होता है दोस्तों टोंग टेस्टर। ठीक है, टोंग टेस्टर के द्वारा हम लोग सर्किट में बिना रुकावट के करंट माप सकते हैं। ठीक है, टोंग टेस्टर इस तरह से होता है दोस्तों, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे मीटर पैमाना होता है, ये दोस्तों यहाँ से ये दबाया जाता है तो ये खुल जाता है, और यहाँ पे हम लोग केबल के अंदर इसको कर लेते हैं, इससे हम लोग माप लेते हैं। ठीक है, इसी को क्लैम्प मीटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किलोवाट हावर मीटर एक प्रकार का उपकरण है। तो जो एनर्जी मीटर होता है, किलोवाट हावर मीटर, वो हम लोगों का एक प्रकार का इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। अगला क्वेश्चन, जब 50 हर्ट्ज का 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर 2% स्लिप पर काम कर रहा है तो रोटर करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो वो FR पूछ रहा है, चूंकि यहाँ पर
हम लोग जानते हैं एफ आर बराबर क्या होता है दोस्तों, एस इंटू एफ एस। एफ एस मतलब सप्लाई फ्रिक्वेंसी, एस यहाँ पर परसेंट में दिए, तो अगर हम लोग इसको परसेंटेज से हटा के नॉर्मल लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.02 इंटू एफ एस कितनी है 50, तो ये हो जाएगी 100। तो कितनी आएगी दोस्तों ये 1 हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी धातु का इस्तेमाल एडी करंट डिस्क में किया जाता है? तो एडी करंट डिस्क में दोस्तों जो डिस्क होती है वो होती है एल्यूमिनियम की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार के लोड में शून्य पावर फैक्टर या जीरो पावर फैक्टर होता है? तो प्योर संधारित्रता भार मतलब प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव, या ए और बी दोनों, या केवल प्रतिरोधी भार पर? तो जो शून्य पावर फैक्टर होता है वो दोस्तों प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर इंडक्टिव दोनों पर होता है, ए एंड बी। क्योंकि प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर इंडक्टिव पे जो फेज डिफरेंस होता है वो दोस्तों 90 डिग्री होता है वोल्टेज एंड करंट के बीच में। तो जो पावर फैक्टर होता है हम लोगों का दोस्तों कॉज थीटा, वो आता है 0। ठीक है, शून्य पावर फैक्टर होता है। एंड प्योर रजिस्टिव सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों वो होता है यूनिटी, मतलब एक होता है कॉस फाई का मान। ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज एंड करंट के बीच में, दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो होता है 0 डिग्री का प्योर रजिस्टिव सर्किट में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर किस मोटर का होगा दोस्तों? तो फेज 60 डिग्री का मतलब ये है कि 6 फेज टर्मिनल मोटर होगी जिसमें फेज विस्थापन 60 डिग्री होगा। टोटल फेज डिफरेंस होगा दोस्तों 360 डिग्री। तो जब 6 फेज रहेंगे तो पर फेज का फेज डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 60 डिग्री। तो 6 फेज मोटर जो होगी उसमें फेज विस्थापन 60 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि ताप युग्म का उपयोग करते हुए वोल्ट मीटर का मापन करता है, किसका मापन करता है? तो वोल्ट मीटर जो दोस्तों होता है वो आरएमएस मान का मापन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर के अंशांकन के लिए का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर के लिए दोस्तों अंशांकन में किया जाता है विभवमापी का प्रयोग। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का। अगला क्वेश्चन, फ्यूजिंग कारक को के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, मतलब फ्यूजिंग फैक्टर को किसके अनुपात के बीच में परिभाषित किया जाता है? तो जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है दोस्तों, फ्यूजिंग फैक्टर उसका होता है दोस्तों, क्या होता है कि मिनिमम मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड रेटेड विद्युत करंट। ठीक है, मतलब मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे रेटेड करंट होती है जो, वो फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो क्या है? न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड विद्युत धारा के अनुपात को। ठीक है, न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड विद्युत धारा के अनुपात को फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि एक 0 to 100 वोल्ट वोल्ट मीटर में 100 मापक भाग हैं जिन्हें 1/2 भाग तक पढ़ा जा सकता है, तो वोल्ट मीटर के वियोजन को ज्ञात करें। तो चूंकि रेंज इसकी दोस्तों 100 वोल्ट तक है एंड 100 मापक भाग ही हैं जिन्हें हाफ भाग तक पढ़ा जाता है, मतलब आधे भाग तक पढ़ा जा सकता है, तो इसका जो वोल्ट मीटर का वियोजन हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा 100/2। तो ये क्या होगा दोस्तों 1/2 इक्वल टू 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर के वियोजन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि सेथिल हानि किस पर निर्भर करती है, मतलब हिस्टेटिस लॉस किस पर निर्भर करता है? तो हिस्टेटिस लॉस दोस्तों क्या होता है? हिस्टेटिस लॉस प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, यहाँ हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाता है नीटा। क्या होता है? वी मैक्स का स्क्वायर एफ फाई वी, एफ फ्रिक्वेंसी, फाई फ्लक्स एंड वी आयतन होता है, एंड वी मैक्स मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। ठीक है, तो इन सब की प्रोपोर्शनलिटी होती है, इन सब पर निर्भर करती है। तो पदार्थ के आयतन पर निर्भर करेगी, पदार्थ के मैग्नेटिक फ्लक्स पर निर्भर करती दोस्त, उस पर बीम पर निर्भर करती है, फ्लक्स पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब पर निर्भर करेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यदि एक डीसी मशीन में कुंडलियों की संख्या 72 का उपयोग किया जाता है तो कम्यूटेटर सेगमेंट की आवश्यक संख्या क्या होगी?
तो दोस्तों जब डीसी मशीन में कुंडलियों की संख्या 72 है तो कम्यूटेटर में सेगमेंट की संख्या भी 72 होगी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र मेन फ्लक्स वितरण का आकार कैसा होता है? तो डीसी मशीन में जो मुख्य क्षेत्र अविवाह फ्लक्स होता है उसका वितरण का आकार होता है दोस्तों समलंबाकार। इस तरह से दोस्तों अगर हम एक डीसी मशीन बना लें तो इसमें जो मेन फ्लक्स का जो प्रवाह होता है दोस्तों वो इस तरह से होता है। अगर हम लोग इसको इस तरह से अगर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, समलंबाकार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मोटरों में से किसमें ऋणात्मक गति विनिमय होता है, मतलब नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन किसमें होता है? तो ये होती है दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है, जिसमें स्पीड रेगुलेशन नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या मशीन की घूर्णी हानियों का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब रोटेटिंग लॉसेस किस पे निर्भर करती है दोस्तों? तो घर्षण और वायु घर्षण हानियां घूर्णी मशीनों में ये दोनों हानियां होती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि फुल लोड स्थिति के तहत निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण किए जाते हैं? तो फुल लोड कंडीशन में कौन से परीक्षण किए जाते हैं? तो हॉपकिंसन टेस्ट, ये फुल लोड की स्थिति में किया जाता है दोस्तों। स्विनबर्न परीक्षण, ये नहीं, ये दोस्तों नो लोड पे किया जाता है। शंपरट परीक्षण टेस्ट, ये भी किया जाता है फुल लोड पे। तो ए और सी ये दोनों जो होते हैं फुल लोड कंडीशन में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में स्लॉट वेजेस से निर्मित किए जाते हैं। तो जो डीसी मशीन में स्लॉट होते हैं वो किससे निर्मित किए जाते हैं दोस्तों? तो ये किए जाते हैं सिलिकॉन इस्पात से। ठीक है, सॉरी दोस्तों, स्लॉट वेजेस से किससे निर्मित किए जाते हैं? तो ये तंतु से निर्मित किए जाते हैं। स्लॉट वेजेस की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक डीसी मोटर के चालक के घूर्णन की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो मोटर की बात कर रहा है दोस्तों, तो मोटर के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं उसकी दिशा निर्धारण के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंड जनरेटर के लिए दोस्तों हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं उसकी दिशा निर्धारण के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीसी कंपाउंड मोटर में क्षेत्र नियामक या फील्ड कंट्रोलर को किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो डीसी कंपाउंड मोटर में जो फील्ड कंट्रोलर होता है उससे हम लोग जो फील्ड फ्लक्स होता है उसको नियंत्रण करने के लिए प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्षेत्र अविवाह फ्लक्स के नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन, कि यदि केबल की लंबाई दोगुना हो जाती है तो इसकी धारिता क्या होगी? तो जो केबल की लंबाई अगर दुगनी करेंगे तो धारिता जो होती है दोस्तों वो केबल के लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है कि अगर हम लोग लंबाई दुगनी कर देंगे तो उसकी जो धारिता है वो भी दुगनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? दोगुना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि फोटोकॉपी मशीन किस पर कार्य करती है? तो जो फोटोकॉपी मशीन होती है दोस्तों वो स्थिर वैद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब समान प्रतिरोध आर के एन प्रतिरोधक एक श्रेणी में संयोजित होते हैं तो प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो सीरीज में अगर एन प्रतिरोध लगे हैं आर मान के तो टोटल जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों एन आर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण डीसी को पारित होने की अनुमति नहीं देता, मतलब डीसी को पास होने की अनुमति नहीं देता? तो जो दोस्तों कैपेसिटर होता है हमारा वो डीसी को पास नहीं होने देता है, डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक है। एंड इंडक्टर होता है ये एसी को ब्लॉक करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एसी जनरेटर का एक भाग जो कुंडली से वाय परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करता है या भेजता है वह है? तो जनरेटर में दोस्तों हम लोग वाय विद्युत धारा को ब्रशों के द्वारा भेजते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि ईडी करंट का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक में इसमें भी यूज होता है दोस्तों ईडी करंट का। एंड मृत स्पंद धारा मापी इसमें भी होता है दोस्तों। या गति मापक इसमें भी होता है टेकोमीटर। इंडक्शन मोटर में भी दोस्तों ईडी करंट का उपयोग होता है। इन सब तो ये सारी की सारी चीज़ों में एडी करंट धारा का निम्नलिखित में उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन एंड इस सेट का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक एसी रिले चुंबक में चैटर या शोर को के उपयोग द्वारा समाप्त किया जा सकता है। एक रिले में किसके द्वारा से समाप्त किया जा सकता है दोस्तों? तो इसमें अगर हम लोग छायांकन तार मतलब शेडिंग कॉयल अगर उपयोग करेंगे तो जो शोर होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा JVAVNL इलेक्ट्रिकल पेपर का सॉल्यूशन पार्ट 2, जो पेपर सारा सॉल्व हो चुका है दोस्तों। तो जिसे भी हमारा वीडियो पसंद आता है वो हमारे चैनल PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और हम लोग हमारे चैनल में दोस्तों RK राजपूत बुक की MCQs चल रही है सीरीज, जो देखना चाहते हैं तो वो चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो वीडियो। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।